बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम साइंस के क्लास जिसका नेम है व्हाट लेसन नंबर 1 स्टडी करेंगे। व्हाट इज साइंस का मतलब है साइंस क्या है। क्या आपको पता है कि साइंस क्या है? जैसा कि हम सब जानते हैं कि हम सब साइंस की दुनिया में रहते हैं और हमारे इर्द गिर्द की मौजूद हर चीज़ हमें अपनी तरफ इनवाइट करती है, दावत देती है ताकि हम सोचें और बताएं उसके बारे में कि साइंस क्या है या वो चीज़ क्या है, कैसे बनी है, कैसे काम करती है। और इसी तरह से हम बहुत सी चीज़ों की नेचर भी पढ़ चुके हैं और कंटिन्यूसली स्टडी भी करते हैं। तो आज हम ये सीखेंगे कि साइंस को कैसे स्टडी किया जाता है और साइंस की हेल्प से प्रॉब्लम्स यानी कि मुश्किलात को कैसे हल किया जाता है और किस तरह से अपने इर्द गिर्द की दुनिया को बेहतर बनाया जा सकता है। लेकिन उससे पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि साइंस क्या है। तो चले मैं आपको बताती चलूं कि साइंस इल्म हासिल करने का ऐसा निज़ाम है, ऐसा ज़रिया है जिसके ज़रिए से हम अपने मुशाहिदात यानी कि देखने से और एक्सपेरिमेंटेशन यानी कि तजर्बात से इल्म हासिल करते हैं। अगर हम देखें तो आपने रूटीन में रोज़मर्रा ज़िंदगी में देखा होगा कि आप अक्सर चीज़ों को देखने के बाद भी अगर गौर व फिक्र नहीं करते तो आपको नहीं पता चलेगा कि क्या वो वाकई साइंस है। तो अगर हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को देखें तो हमारे इर्द गिर्द जैसे आपने देखा होगा घर में खाना बनता है, तो क्या आपको पता है कि वो भी साइंस के ही किसी प्रोसेस की वजह से काम हो रहा है? अगर नहीं पता तो चले मैं आपको बताती हूँ। जैसे आपने देखा होगा कि खाना बनता है तो खाना बनने के लिए फ्यूल यानी कि ईंधन जिसको गैस की फॉर्म में आप यूज़ करते हैं वो भी यूज़ हो रहा होता है। इसी तरह से अगर हम देखें तो खाना जो है वो पकने से पहले उसकी शक्ल कोई और होती है। मिसाल के तौर पे आपने सब्जी है वो पकानी है तो पहले वो बड़ी फॉर्म में होती है, हम उसकी कटिंग करते हैं, उसके बाद उसमें मसाला जात वगैरह मिक्स करके उसको जब पकाते हैं तो उसकी शक्ल एज कंपेयर पकाने से पहले जो थी उससे टोटली चेंज हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? सिर्फ और सिर्फ साइंस की वजह से, क्योंकि साइंस ही किसी भी चीज को टोटली चेंज करने की एबिलिटी रखती है। तो आपको पता है कि साइंटिस्ट यानी कि साइंसदान क्या होता है? कोई भी वो इंसान जो कि साइंस को समझता है और उसको अपनी रूटीन लाइफ में अप्लाई करता है यानी कि साइंस पे काम करता है, उसको हम साइंटिस्ट यानी कि साइंसदान कहते हैं। अब जो साइंटिस्ट है यानी कि साइंसदान वो चीज़ों के अंदर की हकीकत जानने के लिए बेताब होता है, वो उसको तलाश करता है और वो सीक्रेट्स, वो राज जो कि दूसरों के लिए मुश्किल होते हैं उसको भी तलाश करने की कोशिश करता है ताकि जो भी प्रॉब्लम है, जो भी मुश्किलात हैं उनको हल किया जा सके। अब जो साइंटिस्ट है यानी कि साइंसदान वो हमारे इर्द गिर्द की पूरी दुनिया में इंटरेस्ट लेता है। इंटरेस्ट लेने का मतलब है उसको दिलचस्पी होती है कि वो चीज़ों को देखे कि कौन सी चीज़ कैसे हो रही है और वो कोशिश करता है कि इंसान की सहूलत के लिए जो चीज़ें मौजूद हैं उनमें बेहतरी लाई जा सके। अब उसकी इंटरेस्ट को देखें तो उसके लिए भी मैं आपको रूटीन लाइफ से एक एग्जांपल देती हूँ कि अगर आपने देखा हो एक न्यूली बॉर्न बेबी यानी कि वो बच्चा जो पैदा होता है उसको आपने देखा होगा जब वो बहुत छोटा होता है तो अपने इर्द गिर्द की हर चीज़ को बहुत गौर व फिक्र से देख रहा होता है, बहुत ज़्यादा गौर करता है कि कौन सा काम कैसे हो रहा है। जैसा कि आपने देखा होगा कि अगर फैन चल रहा हो तो जो न्यूली बॉर्न बेबी है वो फैन को भी गौर करता है कि गौर से देखता है कि वो कैसे चल रहा है। बिल्कुल उसी तरह से जैसे कि ट्यूबलाइट जल रही होती है तो वो उसमें उसको भी उतने ही अच्छे तरीके से देख रहा होता है। उसकी सिर्फ और सिर्फ वजह ये है कि जो बच्चा है वो चाहता है कि उसको पता चले, उसको नॉलेज मिले। और यही वजह है कि आपने देखा होगा कि पैदा होने से 3 साल तक के जो बच्चे हैं वो सबसे ज़्यादा तेज़ी से सीखते हैं। तो अब अगर हम साइंस की तरफ ही दोबारा से आए, साइंटिस्ट के काम की तरफ, तो जो साइंटिस्ट हैं उनका साइंटिस्ट एट वर्क अगर हम देखें तो उसमें देखें तो साइंसदान जो है वो मुख्तलिफ फील्ड्स में, मुख्तलिफ शोबों में काम करते हैं
अब उसमें चंद एक आपको बताए हुए हैं, जिसमें से कुछ साइंटिस्ट यानी कि कुछ साइंसदान ऐसे होते हैं जो कि नए केमिकल्स बनाते हैं और नई मेडिसिन यानी कि अद्वियात बनाते हैं। ऐसे साइंसदानों को हम क्या कहते हैं? केमिस्ट यानी कि कीमियादान। अब नेक्स्ट अगर देखें तो उसमें है कुछ साइंटिस्ट ऐसे होते हैं जो कि कंप्यूटर्स को यूज करते हैं ताकि नए नए प्रोग्राम्स बनाए जा सकें। तो ऐसे साइंटिस्ट को हम कहते हैं कंप्यूटर साइंटिस्ट, क्योंकि वो कंप्यूटर की फील्ड में काम करते हैं। बिल्कुल इसी तरह से अगर हम देखें तो उसके बाद थर्ड वन टाइप को अगर हम देखें तो उसमें आते हैं कुछ ऐसे साइंटिस्ट यानी कि ऐसे साइंसदान जो कि नई मशीनों बनाते हैं और उनका स्ट्रक्चर वगैरह डिजाइन बनाते हैं सन्नतों के लिए। इंडस्ट्री कहते हैं सन्नत को, यानी कि सन्नतों के लिए जो मशीनरी वगैरह है उसको बनाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? इंजीनियर्स। इसी तरह से हम फोर्थ टाइप को देखें तो उसमें एस्ट्रोनॉमर्स के बारे में बताया हुआ है। अब आपको ये नहीं पता होगा कि एस्ट्रोनॉमर्स क्या होते हैं, तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि कुछ ऐसे साइंसदान होते हैं जो कि नए सितारों और उसके अलावा वो अजसाम जो कि खला में पाए जाते हैं उनको दरियाफ्त करते हैं, स्टडी करते हैं। तो ऐसे जो साइंटिस्ट हैं, साइंसदान हैं, उनको हम क्या कहेंगे? एस्ट्रोनॉमर। नेक्स्ट आते हैं हम साइंटिफिक मेथड। जैसा कि मैंने आपको चैप्टर के शुरू में बताया कि साइंटिस्ट जो है यानी कि साइंसदान वो एक खास तरीका होता है जिसके जरिए से अपनी मुश्किल को हल करते हैं। तो वो वाला तरीका यानी कि वो मेथड जो है वो क्या कहलाता है? साइंटिफिक मेथड। यानी कि ऐसा मेथड जो कि साइंटिस्ट जो है वो मुश्किल को हल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसको हम साइंटिफिक मेथड कहते हैं। उसमें फर्स्ट वन पे हमारे पास पॉइंट है स्टेटिंग द प्रॉब्लम। अब अगर हम इसको देखें तो इसमें कुछ पॉइंट्स बने हुए हैं जिसकी बेस पे हम किसी भी मुश्किल को हल कर सकते हैं, जिसमें से फर्स्ट वन है स्टेटिंग द प्रॉब्लम। स्टेटिंग द प्रॉब्लम का मतलब है सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एक्चुअल में प्रॉब्लम यानी कि मुश्किल है क्या जिसे आप हल करना चाहते हैं। बिल्कुल उसी तरह से जैसे आपने देखा होगा कि अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं किसी बीमारी का इलाज करवाने के लिए, तो जब तक डॉक्टर को ये नहीं पता होगा कि अब बीमारी क्या है वो उसका इलाज नहीं कर सकता। तो बिल्कुल इसी तरह से साइंसदान ने सबसे पहले क्या पता लगाना होता है? ये कि बीमारी असल में है क्या। उसके बाद सेकंड पॉइंट आता है गैदरिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रॉब्लम। गैदरिंग कहते हैं इकट्ठा करना, यानी कि मालूमात को इकट्ठा करते हैं जो कि उस प्रॉब्लम या मुश्किल के बारे में होती है। अब इसमें जो साइंसदान है वो अपने इर्द गिर्द से भी सारी इंफॉर्मेशन लेता है, यानी कि अगर कोई भी बीमारी आ जाती है या कोई भी प्रॉब्लम है तो उसके बारे में सबसे पहले वो अपनी 5 सेंसेस को यूज करते हुए इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर रहे होते हैं, जिनमें आती है उनकी साइट, यानी कि वो देखते हैं कि देखने में क्या लग रहा है, अगर हम सुनते हैं सुनने में क्या फील होता है, अगर उसमें टेस्ट किया जा सकता है तो वो टेस्ट करके चेक करते हैं, फील किया जा सकता है तो वो फील कर सकते हैं, स्मेल किया जा सकता है तो वो स्मेल करते हैं। यानी कि वो अपनी सारी सेंसेस को यूज करते हैं ताकि जो अहम मालूमात हैं यानी कि फायदेमंद जो इंफॉर्मेशन है उसको गेट कर सकें, उसको गैदर कर सकें। उसके बाद थर्ड वन पॉइंट हमारे पास आता है फॉर्मिंग अ हाइपोथेसिस, यानी कि हाइपोथेसिस बनाना। अब हाइपोथेसिस बनाने को अगर हम देखें तो जो साइंटिस्ट हैं वो क्या करते हैं, किसी भी प्रॉब्लम के बारे में जो कलेक्टेड इंफॉर्मेशन होती है यानी कि जो मालूमात उन्होंने इकट्ठी की होती हैं उसकी बुनियाद पे कोई भी सॉल्यूशन रेकमेंड करते हैं। यानी कि अगर कोई भी बीमारी है, अगर उसको उन्होंने स्टडी कर लिया, उसके बारे में मालूमात इकट्ठी कर ली, तो उसके बारे में वो सब बैठेंगे मिलके सोचेंगे, तो उसके बाद हो सकता है कोई साइंटिस्ट कह दे कि इसका हल ये हो सकता है, तो वो जो हल बताते हैं मुश्किल का उसको हम कहते हैं हाइपोथेसिस। नेक्स्ट आता है एक्सपेरिमेंटिंग। एक्सपेरिमेंटिंग कहते हैं तजर्बा करने को, यानी कि अगर हम अगले स्टेप को देखें इसमें तो वो है एक्सपेरिमेंटिंग, जो कि हाइपोथेसिस के बाद आता है और इसका मकसद होता है हाइपोथेसिस को टेस्ट करना, यानी कि ये बताना कि क्या हाइपोथेसिस दुरुस्त है, ठीक है या फिर गलत है। तो इसको टेस्ट करने के लिए एक्सपेरिमेंट्स करते हैं यानी कि तजर्बे करते हैं। अब उसमें साइंटिस्ट जो हैं वो क्या करते हैं, कुछ ऐसी एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं जो कि उसको
को दुरुस्त या गलत साबित करती है, जो कि एक्सपेरिमेंट कहलाता है। और किसी भी साइंसदान के काम का ये सबसे अहम पार्ट है, इम्पोर्टेंट पार्ट है। मिसाल के तौर पे आपको अगर मैं कहती हूँ कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो पौधों को जिंदा रहने के लिए जरूरी है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि जरूरी है? उसमें आप क्या करेंगे, दो एक्सपेरिमेंट कर लेंगे जिसमें आपके पास दो ग्रुप्स होंगे, जिनमें से एक को हम कहेंगे कंट्रोल ग्रुप और दूसरे को एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। उसमें आप क्या करेंगे, एक दो पौधे ले लेंगे, एक को आप ऐसी जगह पे रख देंगे जो कि जहाँ पे उसको कार्बन डाइऑक्साइड और बाकी सारी चीजें मिल रही हैं जो कि उसको जरूरी चाहिए, और दूसरे पौधे को आप उस जगह पे रखेंगे जहाँ पे उसको कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिल रही। तो जब आप कुछ दिन उसको रखने के बाद जब उसको ऑब्जर्व करेंगे, मुशाहिदा करेंगे, तो आपको क्या पता चलेगा? आप जब देखेंगे दोनों पौधों को तो आपको ये पता चल जाएगा कि वो पौधा जो कि कार्बन डाइऑक्साइड की मौजूदगी में था, जिसको कार्बन डाइऑक्साइड मिल रही थी, वो तो जिंदा रह गया, जबकि दूसरा मुरझा गया। तो उससे आपको मेरी बात सही है या गलत है वो प्रूव हो जाएगी। बिल्कुल इसी तरह से एक्सपेरिमेंट्स भी यही काम करते हैं। जब साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट्स कर लेते हैं तो फिफ्थ पॉइंट आता है रिकॉर्डिंग एंड एनालाइजिंग डाटा, यानी कि वो डाटा जो कि उन्होंने सारा एक्सपेरिमेंट में यूज किया होता है उसको इकट्ठा करते हैं और अंदाजा लगाते हैं उसके बारे में। अब उसमें साइंटिस्ट क्या करते हैं कि एक ही एक्सपेरिमेंट को बार बार परफॉर्म करते हैं, कई दफा उसको परफॉर्म किया जाता है ताकि पता चल जाए कि वो हाइपोथेसिस दुरुस्त है या गलत है। अब बार बार करने की वजह यह है कि अगर हो सकता है एक दफा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया है तो उसमें रिजल्ट कुछ और आया हो और दूसरी दफा किया हो तो कुछ और, तो इसमें जब जितनी दफा ज्यादा एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करेंगे तो उसमें मैक्सिमम रिजल्ट को देखा जाता है। यानी कि अगर आपने 10 टाइम्स एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया है और 9 टाइम्स जो आपका एक्सपेरिमेंट है वो हाइपोथेसिस से मिल रहा है, 1 टाइम्स नहीं मिल रहा, इट मींस कि आपकी हाइपोथेसिस दुरुस्त होगी। जबकि ऐसा हो जाए अगर कि 1 टाइम हाइपोथेसिस से मिल रहा है, 9 टाइम्स नहीं मिल रहा, तो इट मींस कि आपकी हाइपोथेसिस जो है वो ठीक नहीं है, उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो इसी तरीके से साइंटिस्ट जो है वो डाटा को एनालाइज करते हैं। लास्ट वन आता है स्टेटिंग अ कंक्लूजन। अब कंक्लूजन को अगर हम देखें तो जो साइंटिस्ट जो हैं वो एनालिसिस करते हैं रिकॉर्डेड डाटा की, जो कि आपके पास सारा एक्सपेरिमेंट्स के बाद में आया है, तो वो कंक्लूजन की तरफ आते हैं। कंक्लूजन जो है उसको अगर हम देखें तो वो कहा जाता है कि जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन एक्सप्लेन करती है। यानी कि जो भी आपको प्रॉब्लम थी उसका कोई ना कोई आंसर सॉल्यूशन आपके पास जब आ जाएगा तो हम कह देंगे कि वो कंक्लूजन दी गई है। अब नीचे आपके पास एक बॉक्स है, हम उसको स्टडी करेंगे। उसको अगर हम देखें तो उसमें बॉक्स में आपको बताया हुआ है कि आपकी क्लास का एक बच्चा हमेशा जो पौधे हैं उनको सूरज की रोशनी में उगते हुए देखकर हैरान होता है। तो उसमें क्या होगा, जो वो स्टूडेंट है वो घंटों उसको देखेगा और उस पे जो साइंटिफिकली वर्क है वो स्टार्ट कर देगा। अब उसको साइंटिफिक वर्क उसमें कैसे स्टार्ट करेगा, उसमें 1 बाय 1 साइंटिफिक मेथड को यूज करेगा, जिसमें फर्स्ट वन आपके पास आती है प्रॉब्लम स्टेटमेंट, यानी कि स्टेटिंग द प्रॉब्लम। उसमें क्या होगा कि वो ये प्रॉब्लम की स्टेटमेंट देगा कि वो पौधे जो हैं व्हाई डू प्लांट्स ग्रो इन सनलाइट, यानी कि पौधे सूरज की रोशनी में क्यों उगते हैं, क्यों बढ़ते हैं। तो ये आपके पास आ गई एक प्रॉब्लम। अब उसके बारे में वो क्या करेगा, जो इंफॉर्मेशन है, मालूमात है, वो इकट्ठी करेगा। वो इंफॉर्मेशन अपनी साइंस की डिफरेंट बुक्स में से भी ले सकता है, उसके अलावा उन पौधों को खुद भी ऑब्जर्व कर सकता है। जब वो उन पौधों को ऑब्जर्व करेगा तो उसमें पौधों को ऑब्जर्व करने के साथ साथ साइंस की बुक्स में भी यही है, आपको पता है कि तमाम पौधे जो हैं वो सूरज की रोशनी में उगते, तो तमाम पौधे जो हैं वो सूरज की रोशनी में उगते हैं। सेकेंड पॉइंट होगा कि पौधे जो हैं वो ब्राइट सनलाइट में ज़्यादा अच्छे से ग्रो होते हैं, यानी कि ज़्यादा सूरज की रोशनी में। अब थर्ड वन जो है उसमें यह है कि जो दरख्तों की शाखें हैं वो हमेशा सूरज की रोशनी की तरफ झुकी होती हैं। आपने भी देखा होगा कि जो जैसे फ्लावर्स को भी देख लें तो फ्लावर्स जो हैं वो भी सूरज की तरफ ही ओपन होते हैं। तो ये उसके पास आ जाएगी वो इंफॉर्मेशन जो कि उसने अपनी प्रॉब्लम के बारे में गैदर की है, इकट्ठी की है। थर्ड पे आएगा हाइपोथेसिस बनाना।
हाइपोथेसिस वो कैसे बनाएगा, और वो इंफॉर्मेशन जो कि साइंटिस्ट वगैरह की गिवन होगी, उसके अलावा जो उसने खुद भी कलेक्ट की होगी, उन सारी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के बाद जो है वो एक हाइपोथेसिस सजेस्ट करेगा, जो कि ये होगी कि सनलाइट जो है वो पौधों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि वो बढ़ सकें और अपनी खुराक, अपना खाना बना सकें। फोर्थ पॉइंट आएगा एक्सपेरिमेंटिंग, यानी कि वो उस पर तजर्बा करेगा। अब वो तजर्बा कैसे करेगा, वो बार बार एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करेगा, जिसमें से वो 2 पौधे लेगा जो कि सेम साइज के होंगे, उनको एक गमले में लगा देगा, और उसमें क्या होगा, उसमें से एक गमले को सूरज की रोशनी में रखेगा, जबकि दूसरे गमले को डार्क रूम में रख देगा, यानी कि अंधेरे कमरे में जहाँ पे सूरज की रोशनी नहीं आ रही। अब उसमें क्या होगा कि जहाँ सूरज की रोशनी नहीं आ रही वो वाला पौधे को ऑब्जर्व करेगा, और सेकंड वन जो कि सूरज की रोशनी में है उसको भी ऑब्जर्व करेगा। कुछ दिन उसको ऑब्जर्व करेगा, उसके बाद जब उसकी पानी वगैरह वो सबको प्रॉपर देगा, बाकी चीज़ें भी उसको प्रॉपर मिल रही होंगी सिवाय एक सनलाइट के। अब इसमें अगर हम देखें तो कुछ दिन उस पौधे को तो ऑब्जर्व करेगा, उसके बाद उसको देखेगा, उसके बारे में सोचेगा कि क्या हो रहा है। उसके बाद जब वो कुछ दिनों के बाद उस पौधे को निकालेगा तो उसके बाद उसमें रिकॉर्डिंग करेगा और एनालाइज करेगा डाटा को, यानी कि वो जो कुछ उसने ऑब्जर्व किया हुआ है उसके बारे में बताएगा कि वो पौधा जो कि कमरे में था वो मुरझा गया है, उसके पत्ते जो हैं वो येलोइश होना शुरू हो गए हैं, यानी कि पीले होना शुरू हो गए। क्यों, अब इसका भी वो बताएगा। जैसे सेकंड वन को देखेगा तो वो जो है वो एक हेल्दी कंडीशन में होगा, यानी कि बहुत सेहतमंद होगा, बहुत अच्छे तरीके से ग्रो कर रहा होगा, और जो उसके पत्ते हैं वो बिल्कुल ठीक होंगे और वो डार्क ग्रीन कलर में होंगे। तो अब वो अपना जो डाटा है उसको रिकॉर्ड कर लेगा और एनालाइज करेगा, अंदाज़ा लगाएगा उसके बारे में। उसके बाद 6 पॉइंट में वो जाएगा, यानी कि कंक्लूजन देगा, और कंक्लूजन एंड पे वो क्या देगा कि जो भी डाटा उसने रिकॉर्ड किया, जो एनालिसिस की, उसके बारे में कंक्लूजन वो ये देगा कि जो सनलाइट है यानी कि सूरज की रोशनी वो पौधों के लिए बहुत ज़रूरी है ताकि वो अपनी खुराक बना सकें और बढ़ सकें। तो इट मीन्स कि इस तरीके से एक प्रॉब्लम को वो सॉल्व कर लेगा। यही प्रोसेस जो है वो साइंटिस्ट यूज़ करते हैं ताकि उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व किया जा सके। नेक्स्ट आती है मेन ब्रांचेस ऑफ साइंस, यानी कि साइंस की अहम शाखें। अब साइंस की अहम 4 शाखें हैं जिसमें केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी और मैथमेटिक्स है। अब फर्स्ट वन है आपके पास केमिस्ट्री। केमिस्ट्री को देखें तो केमिस्ट्री साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम मैटर कहते हैं मादे को, यानी कि मादे के बारे में स्टडी करते हैं, यानी कि वो चीज़ जिसके बारे में हम ये बताएं कि कोई भी सब्सटेंस, कोई भी चीज़ किस से मिलके बनी है, यानी कि हर चीज़ जो है उसको बनाने के लिए जो चीज़ रिक्वायर्ड है उसको मैटर कहते हैं। और उसमें केमिस्ट्री में हम यही स्टडी करते हैं कि वो कैसे बनी है, और जितने भी सब्सटेंस हैं उनका कोई ना कोई केमिकल मिक्सचर होता है, यानी कि कोई ना कोई ऐसा केमिकल होता है या कोई ऐसा मिलाप मुरक्कब होता है जो कि उनको बनाने के लिए काम करता है। जैसे कि आपने पानी को देखा होगा, पानी जो है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2 गैसों से मिलके बना है, तो वो कैसे मिलके बना है उसके बारे में वो स्टडी करते हैं। रोटी, आयरन, उसके बाद लेदर यानी कि चमड़ा, ग्लास, प्लास्टिक, कॉपर, और हम खुद इवन के हर चीज़ जो कि इस दुनिया में पाई जाती है उसके बारे में वो स्टडी करता है कि कैसे मिलके बने हैं। आप केमिस्ट कहते हैं कीमियादान को, यानी कि वो शख्स जो कि केमिस्ट्री को स्टडी करता है, पढ़ता है, वो ये बताएगा कि कैसे ये सब्सटेंसेस जो हैं वो एक दूसरे के साथ ताल्लुक़ रखते हैं और कैसे एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, या कैसे मुख्तलिफ सब्सटेंसेस आपस में ताल्लुक़ रख के तो एक नई चीज़ बनाते हैं, और उनकी साख्त यानी कि उनका स्ट्रक्चर क्या है, इस सब के बारे में एक केमिस्ट एक्सप्लेन करता है। नेक्स्ट हम चलते हैं फिजिक्स की तरफ। तो फिजिक्स जो है ये साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम फोर्स के बारे में पढ़ते हैं। फोर्स कहते हैं किसी भी पुल या पुश को, यानी कि किसी भी चीज़ को धकेलना या खींचना। उसके अलावा एनर्जी यानी कि तवानाई, उसके अलावा
जो चीज़ें हैं उनकी हरकत, मोशन के बारे में स्टडी करते हैं। तो जो भी फिजिक्स है वो ना सिर्फ चीज़ों को डिस्कवर करता है, उनके प्रिंसिपल्स को यानी कि उनके उसूलों को दरियाफ्त करता है कि कायनात किस उसूल पे बनाई गई, बल्कि दूसरे साइंसी आलात, साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट भी जिन्हें कहते हैं, उनको भी बनाता है, इजाद करता है। और जो केमिस्ट है यानी कि कीमियादान और बायोलॉजिस्ट, वो सब उनको इस्तेमाल करते हैं। वो सारे आलात कौन बनाता है? एक फिजिस्ट। नेक्स्ट आते हैं हम बायोलॉजी की तरफ। बायोलॉजी को देखें तो बायोलॉजी कहते हैं लाइफ की स्टडी को। लाइफ की स्टडी यानी कि जिंदगी की तालीम। अब आपको ये नहीं पता होगा कि जिंदगी की तालीम क्या होती है। तो जिंदगी से ये मुराद नहीं है कि हम जिंदा क्यों हैं, उससे मुराद ये है कि जितनी भी जानदार चीजें हैं जो कि जिंदा हैं, उनके बारे में ज्यादातर जो है हर चीज, यानी कि वो कैसे बनी, क्या काम करती हैं, कैसे बढ़ती हैं, उनका बिहेवियर कैसा है, वो और उनको जिंदा रहने के लिए क्या कुछ चाहिए, वो सारा कुछ हम किस में पढ़ते हैं? बायोलॉजी में। अब उसमें सारे लिविंग थिंग्स आ जाएंगे, जिनमें प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हर तरह के आ जाएंगे। और बायोलॉजिस्ट जो हैं वो इन सब चीज़ों को भी स्टडी करते हैं और इनके बिहेवियर को भी। बिहेवियर कहते हैं बर्ताव को, यानी कि वो कैसे अपनी सराउंडिंग के साथ रिलेट करते हैं, उनका एटीट्यूड क्या है। जैसे आपने देखा होगा, अभी हमने एक्सपेरिमेंट में पढ़ा कि सनलाइट जो है वो ज़रूरी है पौधे के लिए, तो अगर नहीं है तो क्या होगा, अगर मिल रही है तो क्या होगा। ये सब कुछ हम किस में पढ़ते हैं? बायोलॉजी में। नेक्स्ट आती है मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स जो है ये रियाजी को कहते हैं, यानी कि जिसमें नंबर्स के बारे में स्टडी करते हैं। साइंस की वो ब्रांच जिसमें हम नंबर्स को स्टडी करते हैं वो मैथमेटिक्स कहलाती है। और कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें नंबर्स का नॉलेज आ जाए, नंबर्स की इंफॉर्मेशन आ जाए, वो मैथमेटिक्स के लिए इंटरेस्टिंग होती है, यानी कि मैथमेटिक्स को में हमारी दिलचस्पी को बढ़ाती है। तो जो कैलकुलेशंस वगैरह हैं, जैसे आपने देखा होगा प्लस माइनस, मल्टीप्लाई, डिवीजन वगैरह, ये सारी कैलकुलेशंस जो हैं ये किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्प करती हैं। तो मैथमेटिक्स कौन सी ब्रांच है जिसमें हम सारी कैलकुलेशंस को स्टडी करते हैं जो कि नंबर से रिलेटेड होती हैं। उसमें आपके पास सेक्शन रिव्यू दिया हुआ है। सेक्शन रिव्यू में फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज साइंस। साइंस क्या है? तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमने अभी फर्स्ट चैप्टर के फर्स्ट पेज पे ही पढ़ा था कि साइंस क्या है। वहीं पे इसका आंसर था कि साइंस ऐसा सिस्टम है जिसके ज़रिए से हम इल्म को हासिल करते हैं मुशाहिदा करने के बाद और तजर्बात करने के बाद। आंसर्स आपके पास जो सॉल्यूशन स्कूल की तरफ से गिवन है उनमें है। मैं आपको जस्ट इसको समझाऊंगी। और किसी भी क्वेश्चन के आंसर को बताने के लिए आपके पास सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि आपको क्वेश्चन समझना चाहिए। जब तक आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा आप उसके आंसर को भी एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो साइंस क्या है? साइंस ऐसा निज़ाम है जिसके ज़रिए से हम मुशाहिदा करने से और तजर्बा करने से इल्म जो है वो हासिल करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट डू इंजीनियर्स डू, यानी कि इंजीनियर क्या करते हैं। इंजीनियर जो हैं वो नई मशीनें डिज़ाइन करते हैं और उनको बनाते हैं सनतों के लिए, ताकि सनतों में काम किया जा सके। थर्ड है राइट द स्टेजेस ऑफ द साइंटिफिक मेथड, यानी कि आपने साइंटिफिक मेथड की स्टेजेस जो उसके स्टेप्स हैं वो बताने हैं। तो उसके स्टेप्स को अगर हम देखें तो आइडेंटिफाइंग प्रॉब्लम, यानी कि जो मुश्किल है, जो प्रॉब्लम है उसको तलाश करना, यानी कि उसको पहचानना। उसके बाद जो इंफॉर्मेशन है, मालूमात है उस मुश्किल के बारे में, उनको इकट्ठा करना। उसके बाद हाइपोथेसिस बनाना, तजर्बात करना, डाटा को इकट्ठा करके अंदाज़ा लगाना और उसके बाद उसके बारे में सॉल्यूशन देना, कंक्लूजन जो हैं वो बनाना। ये सारे के सारे जो हैं वो साइंटिफिक मेथड की स्टेजेस या उसके स्टेप्स हैं। फोर्थ क्वेश्चन की तरफ हम चलें तो उसमें है कि व्हाट आर द मेन ब्रांचेस ऑफ साइंस, यानी कि साइंस की जो मेन अहम शाखें हैं वो कौन सी हैं और उनके नाम बताने हैं आपने, और साथ में आपने केमिस्ट्री को डिफाइन करना है, उसकी डेफिनेशन लिखनी है। तो अब साइंस की जो मेन ब्रांचेस है उसको हम देखें तो उसमें केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी और मैथमेटिक्स आ जाती हैं। ये सब उसकी मेन ब्रांचेस हैं। उसके बाद केमिस्ट्री को देखें तो केमिस्ट्री जो है ये वो ब्रांच है साइंस की जिसमें हम मैटर के बारे में पढ़ते हैं
और जो उसके अंदर तब्दीली आती है, चेंजेस आते हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम 5th क्वेश्चन की तरफ, जिसमें है व्हाट थिंग्स डू इंटरेस्ट मैथमेटिशियंस, यानी कि रियाजीदान जो हैं उनमें दिलचस्पी की का बायस कौन सी चीज़ें हैं। तो कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें नंबर्स हैं, यानी कि वो नंबर्स के बारे में इंफॉर्मेशन रखती हैं, वो मैथमेटिशियन के लिए इंटरेस्टिंग होती हैं। उसके बाद आता है मेजरमेंट इन साइंस, यानी कि साइंस में पैमाइश, मेजरमेंट कहते हैं पैमाइश को या मापना। अब मेजरमेंट जो है वो साइंस की बुनियाद है, बेसिक्स है। विदाउट मेजरमेंट साइंटिस्ट कोई भी काम नहीं कर सकता, चाहे वो किसी चीज़ की लेंथ वगैरह से रिलेटेड हो या किसी एक्सपेरिमेंट को करना हो। अगर आप देखें, हम खुद अपनी मिसाल ही ले लें तो रोज़मर्रा रूटीन में, डेली रूटीन में जैसे खाना बनता है, तो खाने में हर चीज़ की एक स्पेशल क्वांटिटी होती है जो कि डालते हैं, एक फिक्स्ड क्वांटिटी जो है वो डाली जाती है। ऐसा तो नहीं है कि अपनी मर्जी से जितना मर्जी नमक डाल दिया, मिर्चें डाल दी या बाकी मसाले डाल दिए। अगर हम ऐसा करेंगे तो जाहिर है वो टेस्ट वो नहीं आएगा जो कि हमें रिक्वायर्ड है। बिल्कुल इसी तरह से जो साइंटिस्ट हैं वो भी एक मेजर्ड क्वांटिटी, एक फिक्स क्वांटिटी में चीज़ों को लेते हैं ताकि एक्सपेरिमेंटेशन को कर सके। अगर वो क्वांटिटी जो है वो कम ज़्यादा होगी तो जाहिर सी बात है वो रिजल्ट भी ख़राब हो सकता है। अब अगर हम देखें तो वो क्वांटिटीज जो कि साइंटिस्ट मेजर करते हैं उनमें फर्स्ट वन है टाइम। टाइम आपको पता है इसका सबसे यूनिट, छोटा यूनिट हम सेकेंड्स, फिर मिनट्स और फिर आवर्स जो हैं वो उनकी फॉर्म में यूज़ करते हैं। और हमारी जो वॉच है वो ज़्यादा अच्छे से हमें टाइम बताती है, लेकिन जो साइंटिस्ट हैं वो वॉच को यूज़ नहीं करते, क्योंकि जो हमारी वॉच है वो उतने अच्छे से सेकेंड्स वगैरह को मेजर नहीं करती। जबकि साइंटिस्ट एक स्टॉप वॉच को यूज़ करते हैं टाइम को मेजर करने के लिए, क्योंकि उनके पास एक छोटे से छोटा सेकंड जो है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, बहुत अहमियत का हामिल होता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास लेंथ। लेंथ जो है उसको अगर हम देखें तो वो लंबाई वगैरह में आती है, जिसमें हम मीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर, उसके अलावा किलोमीटर जो हैं उनको यूज़ करते हैं लेंथ की मेजरमेंट के लिए। उसके ये यूनिट्स होते हैं लेंथ के। अब जो साइंटिस्ट हैं वो रूलर्स यानी कि स्केल्स वगैरह को यूज़ करते हैं पैमाने को। उसके अलावा मीटर स्टिक्स, जिनको हम मीटर रॉड्स के नाम से भी जानते हैं, उसके अलावा मेजरिंग टेप्स, उसको भी ये यूज़ करते हैं ताकि जो लेंथ है वो मेजर की जा सके। जैसे आपने देखा होगा कि कपड़ा वगैरह जब लेने जाते हैं बाज़ार तो जो गज वगैरह के हिसाब से मिलता है, उसमें भी उन्होंने एक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट रखा होता है जो कि आपको मेजर करके बता रहा होता है। नेक्स्ट आता है मैस, यानी कि वज़न। अब किसी भी मैटर की, जो किसी भी मादे के जिस्म की जो क्वांटिटी है, मिकदार है, उसकी पैमाइश करना क्या कहलाता है, उसका मैस। यानी कि हम अगर खुद को देखें तो आपने देखा होगा कि हम अपना मैस मेजर करें तो हो सकता है कोई 40 किलो का हो, कोई 50, 60, 70, तो वो सारी चीज़ें किस में आती हैं, उसके मैस में। अब मैस को जो मेजर करने के यूनिट्स हैं उसमें ग्राम्स, किलोग्राम्स जो हैं वो आते हैं। ये वो यूनिट्स हैं जो कि मैस की मेजरमेंट करते हैं। तो साइंटिस्ट जो हैं वो एक फिजिकल बैलेंस यूज़ करते हैं जो कि मैस को मेजर करता है, जिसको जो कि डिजिटल बैलेंस की फॉर्म में भी होता है। तो नेक्स्ट हमारा है टेम्परेचर, यानी कि दर्जा हरारत। अब टेम्परेचर को देखें तो इसके जो यूनिट्स हैं वो है डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट, जिनको हम किसी भी बॉडी का, किसी भी जिस्म का दर्जा हरारत मापने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जो साइंसदान हैं वो थर्मोमीटर को इस्तेमाल करते हैं ताकि जो टेम्परेचर है, दर्जा हरारत है, उसको माप सकें। अब जो पिक्चर है आपके पास उसमें डिजिटल थर्मोमीटर के बारे में बताया हुआ है जो कि नंबरिंग की फॉर्म में आपको टेम्परेचर जो है वो बताता है। नेक्स्ट आता है वॉल्यूम। वॉल्यूम कहते हैं कोई भी स्पेस, जगह जो कि किसी भी चीज़, मटेरियल थिंग, यानी कि कोई भी चीज़ जो है वो कवर करती है, घेरती है, वो वॉल्यूम कहलाता है। जिसमें हमारे पास क्यूबिक सेंटीमीटर, लीटर
और मिलीलीटर जो है वो वॉल्यूम को मेजर करने के जो यूनिट्स हैं। उसके बाद जो लिक्विड्स हैं उसका वॉल्यूम मेजर करने के लिए वॉल्यूमेट्रिक सिलेंडर्स जो हैं वो इस्तेमाल होते हैं, जिनके ऊपर जो सेंटीमीटर्स, क्यूबिक सेंटीमीटर्स, लीटर्स या मिलीलीटर की फॉर्म में मेजरिंग होती है, जो कि मेंशन होती है नंबरिंग की फॉर्म में, जो और हमें बताती है कि किसी भी चीज़ का वॉल्यूम कितना है। नेक्स्ट आती है कंट्रीब्यूशंस ऑफ सम एमिनेंट मुस्लिम साइंटिस्ट, यानी कि कुछ नुमाया जो साइंसदान हैं उन्होंने साइंस की फील्ड में क्या क्या काम किया, क्या उनके काम हैं, वो सारे के सारे हमें इसमें बताए हुए हैं। जिसमें फर्स्ट वन पे हमारे पास है मोहम्मद बिन जकरिया अल राजी। अल राजी को अगर हम देखें तो वो सब मुस्लिम जो डॉक्टर्स हैं उनमें से एक नुमाया डॉक्टर हैं जो कि बहुत अच्छे थे। उनकी जो कुछ कंट्रीब्यूशंस हैं उनमें हमारे पास ये है कि उन्होंने 200 से ज़्यादा किताबें लिखी थी, जिनमें किताबल मंसूरी और किताबल हावी जो थी वो उनकी दो सब इम्पॉर्टेंट बुक्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा नुमाया हैं। और ये दोनों किताबें जो हैं इनमें मेडिसिन यानी कि अद्वियात के बाद नेक्स्ट जो है उसमें इन्होंने पौधों, जानवरों और मादनियात को क्लासिफाई किया था, उनकी क्लासेस बनाई थी, बिल्कुल उसी तरह से जैसे आपकी क्लासेस होती हैं 1 2 3, इसी तरह से उन्होंने उनकी भी अलग अलग क्लासेस बनाई थी। नेक्स्ट जो है उसमें उन्होंने बताया हुआ है कि किडनी के जो ट्रीटमेंट है यानी कि जो गुर्दों के का इलाज है वो, और जो ब्लैडर यानी कि यूरिनरी ब्लैडर में जो पत्थरी हो जाती है उसके जो इलाज हैं वो भी इन्होंने ही तलाश किए थे। उसके अलावा इन्होंने कुदरत को एक्सप्लेन किया हुआ है, यानी कि नेचर जो है वो काफ़ी इन्फेक्शियस डिजीज़ की, यानी कि वो बीमारियां जो एक से दूसरे को लगती हैं उन बीमारियों की जो नेचर है उसको डिस्क्राइब किया था, जिनमें स्मॉल पॉक्स और साथ में मिसल्स यानी कि खसरा वगैरह जो हैं वो कॉमन बीमारियां हैं। नेक्स्ट है अल्कोहल को इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया था जो कि मेडिकल पर्पस के लिए यानी कि मेडिसिन्स वगैरह बनाने के लिए, उसके बीमारियों के इलाज के लिए अल्कोहल जो है उसके इस्तेमाल को इन्होंने मुतारिफ करवाया था। और उसके अलावा इन्होंने यूरिन एनालिसिस और स्टूल टेस्ट वगैरह यानी कि फीसिस वगैरह जो है उसका और यूरिन वगैरह को लेके उनका जो टेस्ट है वो भी इन्होंने मुतारिफ करवाया था, उसके ज़रिए से भी बीमारियों को तलाश करने के लिए। नेक्स्ट है अबू हनीफा इब्ने दाऊद अल दिनावरी। इनको अगर हम देखें तो ये बहुत अच्छे बॉटनिस्ट थे, बहुत अजीम बॉटनिस्ट थे। बॉटनिस्ट कहते हैं उस शख्स को जो कि पौधों में एक्सपर्ट होता है। अपने वक्त की बहुत अच्छे बॉटनिस्ट थे और इनकी कुछ कंट्रीब्यूशंस जो हैं वो दर्ज झेल हैं, जिनमें इन्होंने किताब लिखी थी पौधों पे जिसका नाम था किताबल नबातात, जिसमें कम से कम 637 यानी कि 637 प्लांट्स को इन्होंने डिस्क्राइब किया हुआ था। उसके अलावा इन्होंने प्लांट्स यानी कि पौधों की एवोल्यूशन को बताया था, यानी कि वो कैसे वकूफ़ पज़ीर हुए, कैसे पैदा हुए और क्या क्या उनमें चेंजिंग आती है बर्थ से लेके, पैदाइश से लेके उनकी मौत तक, उसको भी इन्होंने डिस्क्राइब किया था। थर्ड वन पॉइंट जो है इनका, उसमें इन्होंने पौधे की ग्रोथ के फेसेस बताई थी, यानी कि स्टेप्स बताए थे कि कैसे पौधा जो है वो बढ़ता है, नशोनुमा पाता है, और उसके अलावा उसमें फूल और फल कैसे लगते हैं, उनकी पैदावार के बारे में भी इन्होंने बताया था। नेक्स्ट आते हैं मोहम्मद बिन मूसा अल ख़ारिज़मी। अल ख़ारिज़मी जो है वो सबसे बेहतरीन मैथमेटिशियंस यानी कि रियाजीदानों में से एक हैं, जो कि अभी तक तारीख़ में रकम है, यानी कि अभी तक जितने भी हिस्ट्री में मैथमेटिशियंस के बारे में जिक्र है उनमें ये बहुत अच्छे मैथमेटिशियन थे, जिन्होंने जो मॉडर्न अलजबरा है ये भी इन्होंने ही बनाया था, उसके फाउंडर हैं, ये बानी हैं। इसी तरह से इन्होंने बुक्स लिखी थी, काफ़ी बुक्स लिखी थी, जिनमें से एक इनकी बुक है किताब अल जबर, और ये जो बुक है ये अलजबरा पे लिखी जाने वाली फर्स्ट बुक थी, एलिमेंट्री अलजबरा पे लिखी जाने वाली, यानी कि उसके एलिमेंट्स जो हैं वो भी इन्होंने अपनी बुक में डिस्क्राइब किए थे। उसके बाद अरेबिक न्यूमरल्स जो हैं जो कि हम स्टडी करते हैं वो भी इन्होंने ही इंट्रोड्यूस करवाए थे, मुतारिफ करवाए थे, यानी कि अरेबिक की जो काउंटिंग वगैरह है। इसी तरह से साइन, कोसाइन और टेंजेंट के जो टेबल हैं वो भी इन्होंने ही डेवलप किए थे, और ये टेबल जो हैं ये बाद में मगरिब ने उनको ट्रांसलेट किया था।
उसके बाद जो इक्वेशंस की बुनियादी किस्में हैं जिनमें nx=m वगैरह हैं, वो भी इन्होंने ही बयान की थी, उसकी वजाहत भी इन्होंने ही की थी। उसके बाद डेसिमल पोजीशनिंग सिस्टम यानी कि पॉइंट्स वगैरह जो हैं वो भी इन्होंने मुतारिफ करवाए थे, और ज़ीरो का कंसेप्ट यानी कि ज़ीरो क्या होता है, क्यों आता है, वो भी इन्होंने ही दिया था। उसके बाद अगर देखें तो जो मैथमेटिशियंस थे इनके दौर के, उनके साथ मिलके इन्होंने कुछ मैथमेटिशियंस के साथ पहला जो दुनिया का ग्लोब था वो भी इन्होंने ही बनाया था। उसके बाद आती हैं कुछ नॉन मुस्लिम कंट्रीब्यूशन साइंटिस्ट की कंट्रीब्यूशन यानी कि कंट्रीब्यूशंस ऑफ सम नॉन मुस्लिम साइंटिस्ट। अब जिस तरह से मुसलमानों ने साइंस में बहुत अहम किरदार अदा किया, उसी तरह से कुछ गैर मुस्लिम भी ऐसे हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा किरदार अदा किया, जिनमें से मुख्तलिफ किस्मों में साइंस की मुख्तलिफ फील्ड्स में मुख्तलिफ शोबों में किरदार अदा किया हुआ है, जिसमें फर्स्ट वन है जोसेफ प्रेस्ले, जिन्होंने जो किरदार अदा किया उनमें से चंद एक ये हैं कि इन्होंने ग्रेफाइट जो कि कार्बन की ही एक किस्म है उसमें से डिस्कवर किया था कि वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकती है, यानी कि बिजली को अपने अंदर से गुजरने दे सकती है। इसी तरह से इन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड गैस की प्रॉपर्टीज़ भी डिस्क्राइब की थी कि उसमें क्या क्या उसकी खुसूसियात वगैरह हैं, क्या कैसी होती है, क्या काम करती है। इसी तरह से कुछ तजर्बात भी इन्होंने किए थे जो कि कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करके किए गए थे, और सोडा पॉप बनाया था इन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड को ही यूज़ करते हुए। थर्ड वन इनकी कंट्रीब्यूशन देखें तो उसमें इन्होंने ये वो फर्स्ट साइंटिस्ट थे जिन्होंने रेस्पिरेशन यानी कि एनर्जी प्रोड्यूसिंग प्रोसेस, ब्रीथिंग सांस लेने का जो अमल है वो, और साथ में फोटोसिंथेसिस यानी कि पौधों में खुराक बनाने का जो अमल है उसको भी इन्होंने ऑब्जर्व किया था, उसका मुशाहिदा किया था। उसके बाद जो नाइट्रस ऑक्साइड है जिसको हम लाफिंग गैस भी कहते हैं वो भी इन्होंने ही डिस्कवर की थी, और ऑक्सीजन गैस भी इनकी ही डिस्कवरी है, उसको भी इन्होंने डिस्कवर की थी और उसको इन्होंने गुड एयर भी कहा था। उसके बाद जो रेजर है वो भी इन्होंने ही दरियाफ्त की थी, जिसके ज़रिए से हम लेड पेंसिल से जो भी लिखा हुआ है उसको मिटा सकते हैं, अरेज कर सकते हैं। नेक्स्ट आती है मैडम क्यूरी। मैडम मैरी क्यूरी जो है ये वो पहली खातून थी जिन्होंने 2 नोबेल प्राइजेस हासिल किए थे, एक फिजिक्स में और दूसरा केमिस्ट्री में। अब इनकी जो कंट्रीब्यूशंस हैं उनको अगर हम देखें तो मैरी क्यूरी जो थी इन्होंने अपने हस्बैंड पैरी क्यूरी के साथ मिलके रेडियो एक्टिविटी में काम किया था। रेडियो एक्टिविटी जो है इसका मतलब है रेडिएशंस का खारिज होना। रेडियम में जो रेडियो एक्टिविटी थी वो इन्होंने डिस्कवर की थी। उसके बाद जो इनका काम था उसी काम के दौरान इन्होंने ये भी डिस्कवर किया था कि जो रेडिएशंस हैं वो इंसानी खुलियों को यानी कि ह्यूमन सेल्स को किल करती हैं, मारती हैं। ये जो इनकी डिस्कवरी है वो रेडियम को इस्तेमाल करने के लिए यानी कि वो ले गई ताकि जो अकेला रेडियम है उसको यूज़ किया जा सके ट्यूमर्स को किल करने के लिए, यानी कि जो रसौलियाँ वगैरह हैं उनको ख़त्म करने के लिए भी इन्होंने रेडियम के यूज़ का बताया था। नेक्स्ट आती हैं इनकी जो कंट्रीब्यूशन उसको देखें तो मैरी जो थी ये फर्स्ट वुमेन बन गई थी, पहली वो खातून बनी जो कि फिज़िकल रिसर्च लेबॉर्ट्री जो थी सरबॉन फ्रांस में उसकी डायरेक्टर बनी थी। इसी तरह से लास्ट वन जो इनकी कंट्रीब्यूशन है वो ये है कि इन्होंने पहली मोबाइल एक्सरे मशीन बनाई थी उन ज़ख्मी जो फौजी हैं उनके लिए जो कि जंग के मैदान में लड़ते हैं। तो जंग के मैदान में लड़ने वाले फौजियों के लिए इन्होंने पहली मोबाइल एक्सरे मशीन बनाई थी। नेक्स्ट आते हैं चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन जो थे वो एक अजीम साइंसदान थे जिन्होंने अपने समुद्री सफ़र के दौरान HMS बीगल शिप जो था उस पे सफ़र गुजारा था, समुद्री सफ़र किया था 1831 से 1836 तक, और उसके दौरान उन्होंने कोस्टलाइन फ्लोरा और फोना प्लांट्स जो थे साउथ अमेरिका में वो ऑब्जर्व किए थे, यानी कि वो पौधे जो कि पौधों और जानवरों को इन्होंने डिस्कवर किया था, ऑब्जर्व किया था जो कि साहिली पट्टी के साथ साथ मौजूद थे।
इसी तरह से इन्होंने अपनी बुक जो है जिसका नेम था द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज बाय मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन जो है उस पे एवोल्यूशन को भी प्रपोज किया था, एक्सप्लेन किया था। जो एवोल्यूशन थ्योरी थी इनकलाब वगैरह लाने के लिए, चेंजेस लाने के लिए, जो कि 1859 में इनकी बुक जो थी उसमें एक्सप्लेनेशन थी जिसमें बताया गया था कि कोई भी लिविंग थिंग जो है वो कैसे चेंज होता है, इवन के बर्थ से डेथ तक कैसा होता है और आहिस्ता आहिस्ता उसमें इनकलाब कैसे आता है, चेंजिंग कैसे आती जाती है। उसके बाद इन्होंने 8 साल गुजारे थे बर्नेकल्स पे काम करने में और उन्होंने कंसिडर किया था कि जो दुनिया की सबसे बड़ी जो अथॉरिटी है वो बर्नेकल्स ही होते हैं। नेक्स्ट आती हैं कुछ इन्वेंशंस यानी कि दरियाफ्तें और उनके इन्वेंटर्स यानी कि जो दरियाफ्त करने वाले थे वो। अब इसमें फर्स्ट वन पे है बॉल पॉइंट पेन, ये जॉन लाउड ने डिस्कवर किया था, इन्वेंट किया था, बनाया था। सेलफोन जो है ये डॉक्टर मार्टिन कॉपर ने बनाया था। सेफ्टी पिन जो है ये वेल्टर हंट ने बनाया था। इसी तरह से बैटरी जो है ये अलेक्जेंड्रा वोल्टा ने बनाई थी। जूसर ब्लेंडर स्टेफन पॉप्लोस्की ने बनाई थी और इलेक्ट्रिक जनरेटर जो है ये माइकल फेराडे ने बनाया था। अब नेक्स्ट आपके पास फिर से आते हैं सेक्शन रिव्यूज, यानी कि आपने जो अभी तक टॉपिक सारे स्टडी किए उससे रिलेटेड फिर से क्वेश्चंस हैं और उसमें कहा हुआ है कि ट्राई टू आंसर दीज क्वेश्चंस। जैसे कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि आपने पहले समझना है फिर आंसर देना है। फर्स्ट वन है 3 कंट्रीब्यूशंस आपने बतानी है राजी की साइंस के फील्ड में, जिसमें उसके आंसर को देखें तो राजी जो था उसने पौधों, जानवरों और मादनियात को क्लासेस में डिस्क्राइब किया था। इसी तरह से उसने किडनी यानी कि गुर्दों की बीमारी का इलाज दरियाफ्त किया था और जो ब्लैडर स्टोन्स यानी कि यूरिनरी ब्लैडर में जो पथरी है उसका भी इलाज इन्होंने दरियाफ्त किया था। थर्ड वन है कि जो डिफरेंट इन्फेक्शियस डिजीजेस थी यानी कि वो अमराज जो कि एक से दूसरे को लग जाते हैं उनकी नेचर इन्होंने एक्सप्लेन की थी, जिसमें स्मॉल पॉक्स यानी कि दाने वगैरह और खसरा वगैरह जो हैं उसको इन्होंने एक्सप्लेन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 हु इज़ द फाउंडर ऑफ मॉडर्न अलजबरा यानी कि जदीद अलजबरा का बानी कौन है, तो वो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि मूसा अल ख्वारिज़मी जो थे वो जदीद अलजबरा का बानी है, यानी कि उनको जदीद अलजबरा के बानी समझा जाता है। थर्ड है कि हुए डिस्कवर्ड रेडियो एक्टिविटी को किसने दरियाफ्त किया था, तो मैडम मैरी क्यूरी जो थी उन्होंने रेडियो एक्टिविटी को दरियाफ्त किया था। फोर्थ पे है आपने यूनिट को डिफाइन करना है कि यूनिट क्या होता है और मैस का यूनिट क्या है। तो यूनिट जो है वो एक स्टैंडर्ड अमाउंट है जो कि चीज़ों को मापने के लिए इस्तेमाल की जाती है, जिसमें से ग्राम्स और किलोग्राम्स जो हैं वो मैस को मेजर करने के यूनिट्स हैं। फिफ्थ वन क्वेश्चन है कि आपने बॉल पॉइंट पेन के इन्वेंटर का नाम बताना है, तो आप अभी पढ़ चुके हैं कि जॉन लाउड जो थे वो बॉल पॉइंट पेन के इन्वेंटर हैं, उन्होंने इन्वेंट किया था। ये आपने बताना है, तो किलोग्राम किसका यूनिट है बताएं जल्दी से, मुझे याद है किसी को? चले मैं अभी बताती हूँ। किलोग्राम का जो यूनिट है वो है मैस। किसका यूनिट है किलोग्राम? मैस का। इसी तरह से सेकंड वन है मैथमेटिशियन जो है वो क्या मेथड यूज करते हैं प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए? कैलकुलेशंस, यानी कि वो कैलकुलेशंस को यूज करते हैं प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। थर्ड वन है कि आपने रिकॉर्डेड डाटा की एनालिसिस की बुनियाद पे आपने बताना है कि जो साइंसदान हैं वो कहाँ क्या करते हैं, किस पॉइंट तक आते हैं, कंक्लूजन तक। कंक्लूजन क्या होती है वो भी आपको मैं चैप्टर में बता चुकी हूँ कि उनके पास सॉल्यूशन आ जाता है जिसको हम कंक्लूजन कहते हैं। तो थर्ड में आएगा कंक्लूजन। फोर्थ है डैश इज अ स्टैंडर्ड क्वांटिटी। क्या स्टैंडर्ड क्वांटिटी है? यूनिट, तो यहाँ पे यूनिट आएगा। फिफ्थ वन में है डैश इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ साइंटिस्ट वर्क। साइंसदान के काम का सबसे अहम हिस्सा क्या है? एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट यानी कि तजर्बा जो है वो उसके काम का सबसे अहम हिस्सा है। उसके बाद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है सर्कल द लेटर ऑफ द बेस्ट आंसर, यानी कि जो बेस्ट आंसर है उसको आपने सर्कल करना है। फर्स्ट वन है हाइपोथेसिस इज टेस्टेड बाय
आ और एन डैश। हाइपोथेसिस को किसके जरिए से टेस्ट किया जा सकता है? कंक्लूजन, डाटा, एक्सपेरिमेंट या फिर इंटरफेरेंस। तो इसमें आएगा एक्सपेरिमेंट्स, यानी कि तजर्बे के जरिए से किसी भी हाइपोथेसिस को हम टेस्ट करते हैं कि वो गलत है या सही है। सेकंड है हु स्टडीज प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड देयर बिहेवियर्स, यानी कि पौधों, जानवरों, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म जो है, खुर्दबीनी जानदार जिन्हें हम कहते हैं वो, और उनके बर्ताव को कौन पढ़ता है, स्टडी करता है? तो इसमें आएंगे केमिस्ट आएंगे क्या, या बायोलॉजिस्ट, या जियोलॉजिस्ट, या फिर फिजिस्ट? तो कौन बताएगा मुझे इसमें क्या आएगा? बायोलॉजिस्ट। जानदारों के बारे में कौन स्टडी करता है? एक बायोलॉजिस्ट। थर्ड पे है डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट, जो है वो यूनिट्स हैं किसके? टाइम के, वॉल्यूम के, लेंथ के या टेम्परेचर के? तो ये यूनिट्स हैं हमारे पास किसके? हमारे पास टेम्परेचर के, यानी कि इसमें ऑप्शन क्या आएगा? डी। फोर्थ पे है हु इज द फाउंडर ऑफ मॉडर्न अलजबरा, जदीद अलजबरा के बानी कौन है? न्यूटन, अल-दिनावरी, अल-खारिज़मी या अल-राज़ी? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास अल-राज़ी। फिफ्थ वन है ऑक्सीजन जो है वो किसने डिस्कवर की थी? चार्ल्स डार्विन, जोसेफ प्राउस्ट, या फिर मैरी क्यूरी, या फिर जोसेफ प्रिस्ले? तो कौन थे जिन्होंने ऑक्सीजन को डिस्कवर किया था? जोसेफ प्राउस्ट, यानी कि बी ऑप्शन। अब आपने डिटेल्ड आंसर्स को देखना है। क्वेश्चन है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन डिटेल, यानी कि आपने वजाहत करनी है इन क्वेश्चन की। उसके बाद फर्स्ट वन है इसमें डिस्क्राइब डिफरेंट स्टेजेस ऑफ साइंटिफिक मेथड, यानी कि साइंसी तरीके की आपने जो स्टेप्स हैं, स्टेजेस हैं, उनकी वजाहत करनी है। उसमें आपके पास आइडेंटिफाइंग साइंटिफिक प्रॉब्लम, जो कि मैं आपको पहले से बता चुकी हूँ कि बीमारी की सबसे पहले आपने जो भी प्रॉब्लम है, बीमारी है, मुश्किल है, उसको पहचानना है। सेकंड पे इंफॉर्मेशन उसके बारे में कलेक्ट करनी है। थर्ड पे क्या आएगा? हाइपोथेसिस बनानी है, वो इंफॉर्मेशन जो कि आपको मिली होती है। उसके बाद आपने एक्सपेरिमेंट्स करने हैं। एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद डाटा की एनालिसिस आ जाती है, फिर उसका जो भी सॉल्यूशन है वो बताया जाता है। तो ये वो सारे स्टेप्स हैं जो कि आपने डिस्क्राइब करने हैं। मैं आपको ऑलरेडी चैप्टर में ये एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, तो ये आपने अपने सॉल्यूशन से देख लेने हैं। उसके बाद आता है आपने ब्रीफली लिखना है टाइम, लेंथ, मास, टेम्परेचर और वॉल्यूम के बारे में, यानी कि उनको डिस्क्राइब करना है कि क्या होते हैं, कैसे मेजर किया जाता है इनको। तो टाइम जो है आपको मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि सेकंड्स और मिनट्स और आवर्स, इनमें इसको मेजर किया जाता है। लेंथ को मीटर, सेंटीमीटर और किलोमीटर में मेजर किया जाता है। मास को ग्राम्स और किलोग्राम्स में। टेम्परेचर जो है उसको डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट में मेजर किया जाता है। नेक्स्ट आता है राइट कंट्रीब्यूशंस ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट, यानी कि जो दर्ज झेल साइंसदान हैं उनकी आपने कंट्रीब्यूशंस लिखने हैं कि उन्होंने क्या साइंस की फील्ड में किरदार अदा किया है। तो इसमें फर्स्ट वन पे आपके पास मूसा अल-खारिज़मी है। उनको देखें तो वो मॉडर्न अलजबरा के बानी है। उन्होंने अरेबिक न्यूमेरल्स भी दिए, साइन, कोसाइन और टेंजेंट के जो टेबल्स हैं वो भी उन्होंने डिवेलप किए। उसके अलावा जो सिंपल इक्वेशंस हैं, जिनमें से जो मिसाल के तौर पे mx जो है वो m के इक्वल है, वो भी उन्होंने डिस्क्राइब की। और उन्होंने कई किताबें लिखी, जैसे कि किताब अल जबर, ये भी उनकी कंट्रीब्यूशंस में से है। सेकंड आती है मैडम क्यूरी। मैडम मैरी क्यूरी को अगर हम देखें तो इनकी भी कंट्रीब्यूशंस काफ़ी हैं, जिनमें से इन्होंने रेडियो एक्टिविटी को डिस्कवर किया और ये बताया कि रेडियम मेटल जो है उसमें से रेडिएशंस निकलती हैं जो कि ट्यूमर्स यानी कि रसौलियों को किल करती हैं। फर्स्ट मोबाइल एक्सरे मशीन बनाई थी इन्होंने। उसके अलावा इन्होंने अपनी डिस्कवरीज के लिए नोबेल प्राइजेस जो है वो वॉन किए थे अपनी डिस्कवरीज के लिए और अपनी इन्वेंशंस के लिए। अब नीचे आपको साइंटिफिक मेथड के स्टेप्स बताए हुए हैं जो ऑलरेडी आपको मैं बता चुकी हूँ, जिसमें से बीमारी की शनाख्त करना, जो प्रॉब्लम है उसकी शनाख्त करना, उसको देखना अपनी 5 सेंसेस को यूज़ करते हुए, उसके बारे में जो आपने देखा है, फील किया है, वो सब कुछ यूज़ करते हुए हाइपोथेसिस बनाना, फिर हाइपोथेसिस को टेस्ट करना अपने एक्सपेरिमेंटेशन के जरिए, डाटा कलेक्ट जो है उसको कलेक्ट करके एनालाइज करना, फिर उस डाटा को स्टडी करना और लास्ट में कंक्लूजन बनाना यानी कि आंसर देना। ये सब के सब जो स्टेप्स हैं ये बायोलॉजिकल मेथड के स्टेप्स हैं। तो आज का टॉपिक हमारा यहीं पे ख़त्म हुआ।
आपको होमवर्क है वो देख लें कि आपने कंप्लीट एक्सरसाइज को अपनी कॉपी पे सॉल्व करनी है। सॉल्यूशन आपके पास है, सॉल्यूशन को यूज करते हुए आपने सॉल्व करना है। और जो आपकी नोटबुक है, साइंस की कॉपी है, वो आपने स्कूल में ट्यूसडे को सबमिट करवानी है चेकिंग के लिए। जो आपको असेसमेंट शीट है वो भी ट्यूसडे को ही स्कूल से मिलेगी। थैंक यू।